देख रहे हैं नेशन व्यू बीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके, हम हाजिर हैं इस वक्त की हर उस बड़ी खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष और पहलू का आपको दिखाते हैं ताकि आप जब खबर पर अपना नजरिया बनाएं तो वो सटीक और निष्पक्ष हो। किसी के सम्मान में पैर छूना हमारे देश की परंपरा है, लेकिन नेताओं के आगे बाबुओं की चरण वंदना एक नई रवायत है। नेशन व्यू में हम तमाम खबरें आपको दिखाएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राज में अधिकारियों पर बड़े नेताओं का खौफ भारी पड़ा। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल जैसे ही हरदोई ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे, एडीएम साहब को अपनी चरण वंदना का मौका मिल गया। गाड़ी आकर खड़ी हुई और एडीएम मानो नेताजी के आगे बिछ ही गए। इतने से भी काम नहीं चला तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पोस्टिंग सलामत रहे इसलिए ये जरूरी हो गया। चलिए, आदर सत्कार में किस तरह से हाथ जोड़े समझ में आता है, लेकिन किस तरह से एडीएम कुंज बिहारी अग्रवाल जो हैं नेता नरेश अग्रवाल की चरण वंदना कर रहे हैं, वो अपने आप में अटपटा लग रहा है। नरेश अग्रवाल भी एक मसीहा की तरह से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। संसद का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन नोटबंदी पर मंथन है कि हो नहीं रहा। जनता के हितों की बात करते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों भिड़ तो खूब रहे हैं, लेकिन राहत के लिए क्या कुछ किया जा सकता है इस पर चर्चा करने में किसी की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स हावी हो रही है और अब भी मानो बयानों का घमासान ही भर है। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नोटबंदी को काले धन से जोड़ा और विपक्ष के हंगामे को कटघरे में खड़ा किया, तो जौनपुर में राहुल हमलावर नजर आए। सारा कैश काला धन नहीं है और सारा काला धन कैश में नहीं है। काले धन से देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनका एजेंडा है संसद बंद हो। नोटबंदी पर 50 दिनों का काउंटडाउन तेज है। कैश का कोहराम कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन देश अब भी कतारों में खड़ा है और इसीलिए सियासत में भी शोर है। बयानों के घमासान से सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार बेईमानों को ठिकाने लगाने में लगी थी, विरोधी दल बेईमानों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। वो ना भ्रष्टाचार के खिलाफ था और ना काले धन के खिलाफ था। वो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ था, हिंदुस्तान के 99% लोगों के खिलाफ था। मिला जुलाकर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जंग के बहाने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते रहे और दूसरी ओर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इसे गरीब विरोधी बताने की कोशिश करते रहे। मुट्ठी भर वो नेता है जो काले धन को, भ्रष्टाचार को, बेईमानी को बचाने में लगे हुए हैं। आपने हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन दिलवा दिया है। सबसे ज्यादा धन सिर्फ 50 परिवारों के पास है। जाहिर है एक दूसरे पर आरोपों के अलावा किसी के पास कोई जवाब नहीं, लेकिन जनता वो रास्ता तलाश रही है जिस पर चलकर उसकी दिक्कतें कुछ कम हो और काला धन भी बाहर निकले। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ने मानो शहर को नई सौगात दे दी। कैश के लिए कड़की यहां दूर होती दिखी। एटीएम से भीड़ नदारद थी, पैसे आसानी से मिलते नजर आ रहे थे और कानपुर बोला मोदी आए कैश लाए। न भीड़ न कैश का टोटा। नोटबंदी के बाद ऐसी तस्वीर मानो सपना हो गई थी, लेकिन कानपुर में पीएम मोदी रैली के लिए आए तो मानो लोगों के लिए कैश की सौगात लेते आए। शहर के एटीएम में कैश फुल दिखा और भीड़ गुल। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद एटीएम और बैंकों में लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। काफी लोग कतारों में लग रहे थे, लंबी लंबी लाइनें थी जिनमें लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन 41 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है। अब एटीएम के हाल आपको दिखाना चाहेंगे। कैश की हाल मतलब आसानी से रुपए मिल रहे हैं और जो है ना यहाँ पे भीड़ भाड़ है। धन मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है। थोड़ी तो हमें सुबह निकाला था, कहा मोदी लाए, मोदी आए, कैश लाए। ऐसी ही तस्वीर शहर के रामकृष्ण नगर मार्केट में भी नजर आई। लोगों को पैसे भी मिल रहे थे और कैश की यहाँ कोई कमी नहीं थी। कानपुर में फिलहाल जो परेशानी पिछले दिनों थी, नोटबंदी के बाद लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा था, ऐसी तस्वीर नहीं दिखती आ रही है। सर अब इस समय शायद
तकलीफ जो है कम हो गई है, पहले से काफ़ी कम हो गई है सर। कितना पैसा निकालने आए थे? सर मैं तो मात्र 500 रुपये निकालने आया था सर। तो मिल गया? हाँ सर मिल गया। हाँ बिल्कुल, कम भीड़ देखकर बहुत खुशी हुई और अब स्थितियाँ सुधार पे हैं, पैसा निकल रहा है। गुमटी के इस एटीएम में तो मानो लोगों को मन मांगी मुराद मिल गई। एटीएम में सिर्फ एक शख्स पैसे निकाल रहा था और बाहर सिर्फ एक शख्स को अपनी बारी का इंतजार था। जितनी सरकार ने लगा रखी है 24,000 रुपये बैंक में लगा रखी है, उतना तो मिल ही रहा है। मतलब पैसा आराम से मिल रहा है, पर डे 2,000 रुपये निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लंबी कतारें लगती थी वो लगना बंद हो गई हैं, क्योंकि लोग एनी टाइम मनी एटीएम में आते हैं, एनी टाइम मनी विड्रॉ करते हैं। जितनी लिमिट है सरकार ने दे रखी है उसको निकाल करके घर जा रहे हैं। और अब कैशलेस तो नहीं, लेकिन लेस कैश की तरफ इंडिया बढ़ता दिख रहा है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन। चलिए, तो पीएम के दौरे का कुछ तो फायदा हो गया। बहरहाल नोटबंदी के बाद से ही सरकार की योजना विपक्ष के सवालों के घेरे में रही है। सरकार की ओर से कई बार नियम बदले गए तो विपक्ष ने कहा कि भाई सरकार ने जल्दबाजी में ये फैसला लागू कर दिया। और अब एक बार फिर पुराने नोट को बैंक में जमा करने को लेकर सरकार ने धीरे से एक शर्त जोड़ दी है। शर्त यह है कि आप अब अकाउंट में 5,000 से ज्यादा का जो रकम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जमा करा सकते हैं। पुराने नोट जमा करने पर नई शर्त, 5,000 रुपए से ज्यादा के नोट जमा करने का सिर्फ एक मौका। जो लोग इस चक्कर में थे कि छोटी छोटी रकम के तौर पर 500 और 1,000 के नोट अपने खाते में जमा कराएंगे, उन्हें सरकार ने थोड़ा झटका दिया है। नए नियमों के मुताबिक 5,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट 30 दिसंबर तक एक खाते में सिर्फ एक बार ही जमा कर सकते हैं। इसके बाद खाते में दोबारा पुराने नोट जमा कराने पर सवालों का सामना करना पड़ सकता है। 2 बैंक अधिकारियों के सामने आपसे पूछताछ हो सकती है। बैंक जवाब से संतुष्ट हुआ तभी पैसे जमा होंगे। अलग अलग किस्तों में जमा कराई गई रकम का कुल अमाउंट जैसे ही 5,000 से ज्यादा होगा, नए नियम लागू हो जाएंगे। वो जो डिपॉजिट करना है तो वो आपको पूछा जाएगा, 2 अधिकारी आपका इंटरव्यू लेंगे। तो ये जो सब हेरा फेरी हो रही है, बहुत से लोग जो गोल्ड वाले हैं, जो बैंक वाले जो इसमें मिली जुली भगत है, तो गोल्ड वाले जो बहुत सारा कैश डालते थे और वो लॉन्ड्रिंग होता था, तो वो ये सब स्टॉप हो जाएगा ये सब। हालांकि नोटबंदी का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि 30 दिसंबर तक आप अपने अकाउंट में पुराने नोट जमा करा सकते हैं, लेकिन बीच में ही नियम बदल दिए गए। सरकार इसे कालाधन पर लगाम लगाने की कोशिश मान रही है, लेकिन विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। ना हम इसको देख रहे हैं, पर मिसयूज ना हो इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। अभी इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। 25 बार आपने 8 नवंबर से आज तक नियम बदल दिए और अब एक सबसे बड़ा लोक विरोधी तुगलकी फरमान जारी कर दिया। सरकार ने यह भी साफ किया है कि 5,000 से कम पैसे जमा कराने पर कोई शर्त नहीं होगी और न ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पैसे जमा कराने पर शर्तें लागू होंगी। जाहिर तौर पर उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं जिनके पास अभी भी पैसा रखा हुआ है और वो सोच रहे थे कि भीड़ कम होने के बाद बैंकों में जाकर पैसा जमा कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। आखिरकार 11 महीने बाद पठानकोट हमले में चार्जशीट दायर की गई है। एनआईए ने 101 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादी और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। क्या कुछ कहा गया है इस चार्जशीट में, क्या मुख्य बिंदु हैं, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पठानकोट हमले में एनआईए ने दायर की चार्जशीट, मसूद अजहर को ठहराया हमले का मास्टरमाइंड। पठानकोट हमले पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने स्पेशल कोर्ट में अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। 101 पन्नों की इस चार्जशीट में पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, उसके भाई रऊफ असगर, शाहिद लतीफ और कासिम जान को आरोपी बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में बताया गया है कि किस तरह मसूद अजहर ने इसी साल जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हमले की साजिश रची, जिसका मकसद वायुसेना के जवानों को निशाना बनाना और वहां मौजूद हथियारों और अन्य सामानों को तबाह करना था। पठानकोट एयरबेस में हुए आतंकी हमले में 7 सैनिक शहीद हो गए थे। माना जा रहा है कि चार्जशीट के बाद भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के जरिए मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने के लिए और दबाव बना सकती है। भारत सरकार इसके लिए कई बार कोशिश कर चुकी है, पर हर बार चीन भारत की कोशिश पर पानी फेर देता है। मसूद अजहर के खिलाफ सबूत के होने से यूएनओ में उसको आतंकी ठहराने में भारत को मदद मिल सकती है। पाकिस्तान और चीन का जो नापाक गठबंधन
मसूद अजहर की मदद कर रहा है, उसकी भी पोल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने खोली जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब बात करते हैं देश के शहीदों की। जम्मू कश्मीर के पंपोर में शहीद हुए तीनों जवानों का आज उनके पैतृक स्थान पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ये तीनों जवान उस वक्त शहीद हुए जब कुछ आतंकियों ने सेना के काफिले पर अचानक से हमला बोल दिया था। इनकी शहादत को हमारा भी सलाम। ये 3 तस्वीरें हैं उन जाबाजों की जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के कायराना हमले के शिकार हुए। इन तीनों जवानों का उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने देश के सपूतों को नम आंखों से विदाई की। पंपोर में शहीद हुए पुणे के सौरभ फराटे का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा, तभी से घर के साथ साथ पूरा गांव गमगीन था। सौरभ फराटे 2004 में सेना में शामिल हुए थे। उनकी जुड़वा बेटियां हैं जिनके जन्मदिन पर अक्टूबर में ही वो अपने घर आए थे, लेकिन अगली बार जब वो आए तो तिरंगे में लिपटकर। पंपोर हमले में शहीद होने वालों में झारखंड के जाबाज शशिकांत पांडे भी थे। महज 21 साल के शशिकांत की शहादत की खबर झरिया में उनके घर पहुंचते ही हर ओर मातम पसर गया। जब उनका शरीर पंचतत्वों में विलीन हुआ तो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में तिरंगा लिए हजारों की भीड़ ने वीर शहीद को श्रद्धांजलि दी। पंपोर हमले के शहीद नायक रतीश का नाम भी देश पर मर मिटने वालों में शुमार है। 35 साल के रतीश केरल के कन्नूर जिले के कोटली प्राम के रहने वाले थे। वो 2001 में सेना में शामिल हुए थे। शहीद रतीश के बुजुर्ग पिता की आंखें नम थी, लेकिन उन्हें यह फख्र भी है कि उनके बेटे ने देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। पुलवामा के पंपोर इलाके में शनिवार को इन जवानों पर उस वक्त हमला हुआ था जब सेना का काफिला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जा रहा था। उसी दौरान कुछ आतंकियों ने सेना पर अचानक गोलीबारी कर दी और फरार हो गए। इस हमले में 2 जवान भी घायल हो गए थे। टीम न्यूज नेशन। आतंक का मसला उठाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अकेला करने की भारत की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। भारत के पुराने दोस्त रूस ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC प्रोजेक्ट को मजबूती से समर्थन दे दिया है। पहले रूस ने इस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी दिखाने से इनकार कर दिया था। रूस ने दिया भारत को झटका। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का किया समर्थन। दोस्त ने मिलाया दुश्मन से हाथ। पाक के साथ रूस की गलबहियों से भारत हुआ निराश। दुश्मन देश से दोस्त की करीबी ने बढ़ाई भारत की टेंशन। रूस ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC प्रोजेक्ट का मजबूती से समर्थन किया है। पहले रूस ने इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की दिलचस्पी दिखाने से इनकार किया था। मामला इतना ही रहता तो बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन रूस ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन प्रोजेक्ट के साथ लिंक करने की अपनी योजना भी जाहिर की है। क्योंकि ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि अभी जो रशिया है वो पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है उसकी समर्थन में है। CPEC पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर और चीन के जिनजियांग को जोड़ेगा। ये कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गिलगित बाल्टिस्तान इलाके से गुजरता है, जिस पर भारत को ऐतराज है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस मुद्दे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ऐतराज जता चुके हैं। रूस ने इसी साल कहा था कि उनका चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से कोई मतलब नहीं। रूस किसी भी तरह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जोड़ने नहीं जा रहा, लेकिन अब पाकिस्तान में रूस के राजदूत अलेक्सी वाई डेडोव ने बयान दिया है। रूस और पाकिस्तान ने CPEC को यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन प्रोजेक्ट से जोड़ने की बातचीत की है। रूस CPEC का सपोर्ट करता है क्योंकि ये न सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहद ज़रूरी है, बल्कि इससे रीजनल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी देखने को आ रहा है कि जो रशिया है वो पाकिस्तान के बहुत नज़दीक जा रहा है। हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक चैलेंज है ये, इसको कैसे संतुलन में रखा जाए। हिंदुस्तान का पुराना भरोसेमंद दोस्त रूस अब भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है। रूस पाकिस्तान की इस जुगलबंदी से भारत की पेशानी पर बल पड़ रहे हैं। टीम न्यूज नेशन।
सड़क पर जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ये नसीहत हमें बार बार दी जाती है, लेकिन लोग सबक सीखने का नाम नहीं लेते। अब हम आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें जहां लापरवाही से इंसानी जिंदगी कैसे मुश्किल में फंस गई। अहमदाबाद और मुंबई की ये तस्वीरें हमें सड़क पर एक बार फिर से सावधान करती हैं। पलक झपकते ही मुश्किल में फंस गई जान। बाइकर गैंग की करतूत जान पर पड़ी भारी। 2 तस्वीरें, 2 दर्दनाक हादसे सबूत हैं कि सड़क पर लापरवाही की कीमत कितनी महंगी हो सकती है। सबसे पहले अहमदाबाद से आई ये तस्वीर देखिए। सब कुछ सामान्य है कि तभी अचानक सड़क पार करता एक शख्स ऑटो की चपेट में आ जाता है। दरअसल ये हादसा हुआ इस सफेद कार की वजह से। ड्राइवर ने रिवर्स गियर डाला और तेजी से कार बैक करने लगा। गाड़ी बैक करने की जल्दबाजी में उसने ये तक नहीं देखा कि पीछे ऑटो है और फिर कार की टक्कर पहले इस ऑटो से हुई और ऑटो इस शख्स से जा टकराई। गनीमत रही कि वो सड़क के किनारे जा गिरा, वरना रफ्तार के जानलेवा जुनून में खोया ये कार वाला शायद उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो रिवर्स गियर में ही सड़क पर खड़ी स्कूटी से टकराती हुई दूसरे ऑटो से जा टकराई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन हादसे ने अहमदाबाद के अस्टोडिया इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी मचा दी। अब मुंबई की ये तस्वीर देखिए। बीच सड़क पर धू धू कर जल रही है ये बाइक और पास ही पड़ी है एक डेड बॉडी। नशा जानलेवा होता है, फिर चाहे वो तेज बाइक चलाने का ही क्यों न हो। मुंबई में बाइकर्स गैंग के रफ्तार का नशा भी जानलेवा साबित हुआ। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में संतुलन बिगड़ा और 3 बाइकर्स आपस में टकरा गए, जिसकी वजह से 22 साल के अभिजीत गुरव की मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई में अक्सर शनिवार और इतवार की रात ये बाइकर गैंग वाले बांद्रा रिक्लेमेशन, नरीमन पॉइंट, बीकेसी और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे जैसी जगहों पर यूं ही खतरनाक स्टंट करते हैं। बावजूद इसके पुलिस अब तक इस गैंग पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ नम्रता गडकरी, न्यूज नेशन, मुंबई। तो दुखद खबर सावधान करती है आपको, और इस सब के बीच आपको दिखाते हैं एक अच्छी खबर। और एक खबर आई भुवनेश्वर से, जहां भारतीय रेलवे की कोशिश की वजह से एक 84 साल के बुजुर्ग को नई जिंदगी मिली। रेलवे को किए गए ट्वीट ने कमाल दिखाया और ट्रेन में मिल गई बुजुर्ग को मदद। ट्रेन में सवार 84 साल की बुजुर्ग मालती वर्मा को मिल गया नया जीवन दान। और ये सब कुछ हुआ भारतीय रेल की कोशिशों की वजह से। जब बुजुर्ग मरीज की सांसें रुक रही थीं और उन्हें ट्रेन में ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, तब रेल मंत्री को किए गए एक ट्वीट ने मालती देवी की जिंदगी बचा ली। दरअसल बुजुर्ग मालती देवी को तपस्विनी एक्सप्रेस में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ रांची से भुवनेश्वर ले जाया जा रहा था। रास्ते में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने लगा और बुजुर्ग मरीज की जिंदगी खतरे में पड़ने लगी। तभी परिवार वालों ने रेल मंत्री को ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई। इस पर चक्रधरपुर डीआरएम का फौरन जवाब आया और झारसुगुड़ा स्टेशन पर डॉक्टर के साथ साथ ऑक्सीजन का नया सिलेंडर भी मरीज को मिल गया। इतना ही नहीं, रेलवे ने मानवीय पहलू दिखाते हुए बुजुर्ग मरीज के लिए झारसुगुड़ा स्टेशन और भुवनेश्वर स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव को 2 से 3 मिनट तक बढ़ा दिया। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी रेलवे ने ट्वीट करने पर ट्रेन में सवार जरूरतमंद यात्रियों की मदद की है। मूविंग ट्रेन में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना अपने आप में एक दुरूह कार्य होता है और चुनौती भरा होता है। तो हमने उसी के लिए सुविधा दी है कि व्हेन यू आर ऑन मूव इन द ट्रेन में, आप जब ट्रैवल सफ़र कर रहे हों तो अपनी कोई परेशानी लेकर आप हम तक पहुँचें कैसे। आप भी रेल सफर के दौरान किसी भी आपात स्थिति में रेल मंत्रालय और रेल मंत्री को सीधे ट्वीट कर मदद मांग सकते हैं। ट्वीट की मेल आईडी है @RailMinIndia और @SureshPPrabhu। विषम परिस्थितियों में यात्रियों की मदद करना रेलवे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। बावजूद इसके सोशल मीडिया सहित तमाम अन्य माध्यमों के जरिए रेलवे लगातार एक कोशिश कर रहा है कि यात्री परेशानियों को दूर किया जाए और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिल रही है। वीडियो कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो ये थी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।